साक्षी वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो एंड किया था 4 फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताकर, और आज मैं उसका आखिरी फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हम लोग ने 4 फंक्शन पढ़ लिया। एक बार स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। इसमें हम लोग ने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सर्टेन रूल्स नॉर्म्स बना कर रखा है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एज ए सिटीज़न, ताकि हमारे सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके, बैलेंस डेवलप हो सके। ठीक है, और इसके बाद कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी जिसके पास है कि रूल्स रेगुलेशन बनाए, डिसीज़न कौन बनाता है, तो वहाँ में हमारी पार्लियामेंट है। उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंट, यानी जो हमारी संविधान है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए है गवर्नमेंट पे, क्योंकि कल जाकर जो हमारी गवर्नमेंट है कहीं एरिबिट्री एक्शन यानी अनलॉफुल कुछ लॉ ना बना दे, तो उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखा है, हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दे रखा है। ठीक है, जिसको हमारी सरकार वॉयलेट नहीं कर सकती है। उसके बाद एस्पिरेशन एंड द गोल ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की डिज़ायर, गोल, एम्बिशंस कह सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी क्या गोल होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी गोल होगी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, छुआछूत ना हो, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि ये सारा चीज़ इलीगल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एस्पिरेशन हो गई, गोल्स हो गई हमारी सोसाइटी की। तो सारा एस्पिरेशन, डिज़ायर सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दे रखा है। तो हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में 4 चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। ये लास्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है बुक से कि पीपल एज अ कलेक्टिव बॉडी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो पीपल जो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया है एज अ कलेक्टिव बॉडी, किसके थ्रू आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया है। अब आप कहोगे कैसे, हम लोग के पास सबकी एक आइडेंटिटी है कि हम लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है हम लोग का, हम लोग के पेरेंट्स का नाम क्या है, तो एक आइडेंटिटी हो गई, पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है एक बेसिक आइडेंटिटी दी है, किसके फॉर्म में, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, मॉरल आइडेंटिटी है। यानी हम लोग पर्सनल आइडेंटिटी होने के बावजूद भी हमारा सबसे पहले क्या है कि हम एक इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं। सिटीज़न होने के नाते हम लोग को कुछ ड्यूटीज़ दिया गया है, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। ठीक है ना, जैसे हमारा ड्यूटी है कि हम लोग को एक हार्मनी क्रिएट करके रहना है, ब्रदरहुड क्रिएट करके रहना है, ये ड्यूटी है। सिटीज़न हम लोग को ये फॉलो करना ही होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ किससे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है ना। वो हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, हमारी ड्यूटीज़ भी है, हमारी राइट्स भी है, सारा किसके थ्रू आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है हमारे बुक में। तो पहला है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरा है मोरल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब कि जो नॉर्म्स, जो रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज एन आइडियल सिटीज़न। आइडियल सिटीज़न का मतलब कि जो हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से फॉलो करें और सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो हमारा, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सोचें। दूसरा है मोरल आइडेंटिटी, यानी हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी डू, व्हाट नॉट आउट टू बी डू, उसको बोलते हैं मोरल आइडेंटिटी। तो समझ आया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी को भी एक्सप्रेस करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है,
जो अपना ऑथोरिटी किससे ड्राइव करते हैं, अपना पावर किससे ड्राइव करती है? पीपल। क्योंकि पीपल है वो डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है ना। जो पीपल ही होती है जो कंट्री में सुप्रीम होती है इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल ही तो अब रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजती है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पीपल यहाँ पे सुप्रीम होती है। उससे सुप्रीम क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जिसको हम लोग सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अभी तक हम लोग हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े। और दूसरा सवाल कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक होता है जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स गिवन होते हैं, और उसमें पावर्स क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स होते हैं, वो डिस्कस किया जाता है। वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में आती है। ये तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख ही लिए। तो दूसरा चीज डिस्कस करेंगे कि हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस देखने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिपेंड्स अपॉन, आंसर लिखते हैं, डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। वो 2 चीजें क्या होगी डिस्कस करते हैं। पहला, वहां की जनता, उस कंट्री की पीपल ऑफ द कंट्री, और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो 2 चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? पहला पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, और दूसरा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पीपल से कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम बना दें, ठीक है, और उसमें राइट्स भी लिख दिए, ड्यूटीज भी लिख दिए, लेकिन वहां के सिटीजन को कुछ पता ही नहीं है कि क्या उसकी राइट्स है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर देखें तो अगर पीपल अवेयर है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ के सिटीजन को बोलेंगे कि हाँ, वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज की तरफ अवेयर है, सचेत है अपनी ड्यूटीज की तरफ। अगर कोई उसके राइट्स को वायलेट करेगा तो सीधे वो अपने अधिकार को मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं रही अवेयर तो क्या होगा, कल कोई भी उसका राइट्स को वायलेट हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो पीपल ऑफ द कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब तक पीपल वहां की अवेयर नहीं होगी तो वहां की पॉलिटिक्स भी उतनी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करते रहेंगे और लोग अपना काम करती रहेगी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए पीपल ऑफ द कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और दूसरा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग ने देखा। डेमोक्रेटिक, जहाँ पे पीपल लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजती है। दूसरा कम्युनिस्ट, जहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी रूल होता है। तीसरा की मोनार्की है, सिर्फ जिसमें किंग होता है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन सारे बनाते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसमें पीपल लोग सुप्रीम होते हैं, है ना। पीपल लोग वहाँ पे गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आया तो 5 साल के बाद उसको उठा के दूसरा गवर्नमेंट भी बुला सकते हैं। तो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस। अगर मान लो कि कम्युनिस्ट सरकार लाई, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाई, लेकिन वहाँ की जो सारी कौन कंट्रोल किया गया, सारा चीज कौन कंट्रोल किया हुआ है, एक पार्टी कंट्रोल की हुई है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में वही देखें तो पीपल के पास अपना पावर होता है, अपना राइट्स होता है। फिर देख लें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है, जो भी प्रेसिडेंट है उनका अपना पावर होता है, सबका एक डिफाइंड पावर्स होता है जिनके थ्रू अपना वो काम करते हैं। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत ही मैटर करता है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या क्वेश्चन, इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? इज कॉन्स्टिट्यूशन
जस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन फेयर होती है? बिल्कुल फेयर हो सकती है, जब वो अपना रूल्स रेगुलेशन फेयर वे में बनाए। फेयर वे में कैसे? किसी भी पर्टिकुलर कलर, कास्ट, क्रीड को तवज्जो ना दे। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दे क्योंकि स्पेशल प्रिविलेज एक पर्टिकुलर क्लास और कास्ट को ही दिया हुआ है, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं हो जाता। वो क्या होगी? अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगी, फेयर नहीं होगी। ठीक है, वो पार्शियल होगी, बायस्ड होगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब जस्ट होगी? जब वो रूल्स रेगुलेशन एक इम्पार्शियल वे में बनाएगी, फेयर वे में क्रिएट करेगी। ठीक है, ये समझ आया ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोमलगेशन का हिंदी मतलब होता है लागू होना, इन्फोर्स होना। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस में आई, कैसे अस्तित्व में आई। तो देखो, जो डिफरेंट, मान लो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ही कॉन्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ फेक डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ जो अल्टीमेट जो रूल चलाती है, कौन चलाती है? वहाँ की जो आर्मी लीडर, मिलिट्री लीडर, वो रूल चलाती है। अगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे? क्योंकि मिलिट्री लोगों को तो पीपल लोग से मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो आर्म से मतलब रखेगी, किस कंट्री को हथियाना उससे मतलब रखेगी। जनरल विल क्या है पीपल लोग का, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार होगा? एक अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। वहां पे हमेशा एग्रेसिव मूड में रहेंगे पब्लिक लोग, क्योंकि जब तक उसका जब इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक वो कैसे अपना सारा काम कर सकते, सारा अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगा? उसका सारा काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जब तक गवर्नमेंट सारे एस्पिरेशन फुलफिल नहीं करेगी सोसाइटी के, तो कैसे एक आइडियल कंट्री बनेगा, एक अच्छा कंट्री कैसे बनेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल रन करना। अभी पाकिस्तान को ही देख लो कि वहाँ की सरकार भी वैसे ही है, मिलिट्री लोग अपना रूल्स चलाती है, वहाँ महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, एक अच्छा पॉलिटिकल विल नहीं है और राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से तैयार करती, पीपल लोग को पावर देती, राइट्स देती, तो अपना वो आवाज़ उठा सकते हैं, उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लीडर, मिलिट्री लीडर्स सब है, सप्रेस कर देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, अगर हम लोग कुछ भी खिलाफ में बोलते हैं, अगर हम लोग ढंग से, अगर मतलब कि बिना वॉयलेंट हुए हुए कुछ काम कर, स्ट्राइक वगैरह करते हैं, तो सरकार कुछ बोलने आती है, मारने आती है, हम लोग नहीं आती है। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दे रखा है। इसी के चलते हम अपना जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, उसको अच्छे से फॉलो भी करते हैं। और इसीलिए हम लोग अभी इतने दिनों के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी, इतने साल के बाद ढंग से रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब बनना स्टार्ट हुआ? 1946 में, और ख़त्म कब हुआ बनना? एंड कब हुआ? 1949। और पूरा टोटल टाइम कितना लगा बनने में? 2 साल, 2 years, 11 months एंड 18 days लगा। ठीक है, तो इतना लॉन्ग टाइम लगा, इतना लंबा टाइम लगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा तो नहीं किया ना कि जो भी चाहे वो रख दिया। सब चीज़ सोच विचार के, डिस्कशन करके, डिबेट करके सारा चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, तभी तो इतना वक्त लगा। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे पावर डिराइव करती है? पीपल लोग ही, हम लोग यहाँ सुप्रीम है, पीपल सुप्रीम है हमारे इंडिया में। ठीक है, और उसी के द्वारा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिराइव किया है, यानी पीपल भी सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ही। किसी किसी कंट्री में रेफरेंडम के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है। रेफरेंडम यानी, रेफरेंडम बुक में टर्म दिया होगा, रेफरेंडम इस टॉपिक में। रेफरेंडम यानी वहां पे पीपल लोग को पूछा जाता है कि पीपल हैज बीन आस्क फॉर certain legislation, for certain legislation। तो रेफरेंडम क्या होता है? एक डेमोक्रेटिक डिवाइस है। ठीक है,
डेमोक्रेटिक डिवाइस बोले तो कि स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब कोई भी लॉ हो गई, कोई भी रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गई, वो पीपल के बोलने पर, पीपल का वोट होता है, एक डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ वोट होता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ वोट होता है, डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ वोट होता है। किस पे वोट होता होगा? वहाँ की जो कानून आएगी, तो कानून अपने पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट से पास होने के बाद सीधा जनता के पास जाती है। अब आप लोग कहोगे कि जनता के पास जाना पॉसिबल है? हाँ, वहाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी वहाँ पे पीपल लोग डायरेक्टली रूल करती है। लेकिन हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है, तो यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ हम लोग अपने नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो वहाँ रेफरेंडम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था, ठीक है। और पीपल होगी वहाँ पे, फाइनल जो वर्डिक्ट सुनाती है वो पीपल ही वहाँ सुनाती है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली रूल कर रही होती है कंट्री को, ठीक है। तो रेफरेंडम एंड डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ द वोट एंड पीपल हैज बीन आस्क्ड फॉर सर्टेन लेजिस्लेशन। तो पीपल लोग को वहाँ पूछा जाता है कि आप लोग फेवर में हो या अगेंस्ट में हो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात हो, चाहे वो रूल्स बनाने का बात हो। तो स्विट्जरलैंड में ऐसा काम करता है। और हम लोग ने देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया, और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, और जो बहुत ही लंबा प्रोसीजर था, और डिबेट डिस्कशन के द्वारा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे चीज को लाया गया, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे ड्यूटीज हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो, तो लाया गया उसके में। यही और मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसके बाद सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिर्फ डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, सब्सटेंसिव यानी क्या होता है कि गुड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बाद। तो हम लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो क्यों कर रहे हैं? कुछ तो अच्छा बात हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग अभी तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो क्या है? अगर मान लो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करती कि सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट वालों को ही प्रिविलेज देती और पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को प्रिविलेज नहीं देती, तो क्या हम लोग उसको फॉलो करते? बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो क्या होती? अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होती। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे कास्ट, कलर, क्रीड को ध्यान में रखते कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आए हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया है। अगर दिया भी है एससी और एसटी को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है, तो बैकवर्ड कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट लिख देते हैं, और शेड्यूल ट्राइब, तो ये लोग को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है ना। ये आप लोग बोलोगे कि किसी के साथ अनफेयर नहीं किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी है, ये इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो सोसाइटी में। तो इन लोग को बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन जरूरी था, ठीक है। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको रिजर्वेशन दिया गया। एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि हम लोग ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया, क्योंकि प्रिविलेज नहीं दिया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया है इन तीनों को, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे अनफेयर हुआ है जनरल वालों के साथ? नहीं, क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए उस समय रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी था, तो वो जस्टिफाइड कंडीशन हुआ। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ओवरऑल देखें तो किसी भी पर्टिकुलर कलर, कास्ट, क्रीड को तवज्जो नहीं देती है ना। जो सब लोग हैं वो इक्वल है, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। एक्सेप्शन में रिजर्वेशन आप लोग रख सकते हो। तो ये सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा गया कि हाँ, हम लोग जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने गुड प्रोविजन को अडॉप्ट किया है, तभी हम लोग सारे लोग इसको फॉलो करके आ रहे हैं और यूनाइट वे में काम कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को क्वेरी होगी कोई भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।